1857 का रिवॉल्ट हमारे देश का सबसे पहला द ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ से हमारे देश का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या पॉलिटिकल सिस्टम है वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस होना शुरू हो गया। लोगों को अपने राइट्स के बारे में मालूम होना शुरू हो गया और कहीं ना कहीं जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उनके मन में भी कई सारे डिफिकल्टी जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या नॉर्मल भी बात करेंगे तो नेशनल जो मूवमेंट है हमारे देश का वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए नेशनल मूवमेंट का, ये नेशनल मूवमेंट जो है 1885 से शुरुआत होता है। तो आइए चलते हैं, कई सारे पॉइंट्स को समझते हैं, नेशनल मूवमेंट्स के पर्सपेक्टिव को भी समझते हैं। अगर हम बात करें 1885 से 1905 का, ये जो फेज था ये मॉडरेट्स का फेज था और कहीं ना कहीं 1906 से लेकर के 1916 तक एक्सट्रीमिस्ट का फेज था। और उसके बाद एंट्री होता है हमारे बापू यानी गांधी जी का 1917 से लेकर के 1947 तक और देन फाइनली 1948 में उनका देहांत हो जाता है। लेकिन इस बीच में कई सारी चीजों को हम लोग समझते हैं, कई सारी चीजों को जानते हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 1885 का जो नेशनल मूवमेंट का जो शुरुआत होता है फेज 1 का, वो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसी 1885 में हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट होता है और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन कहीं ना कहीं इस पार्टिकुलर कांग्रेस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड्स है जिसको आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स थे या इंपेरियल सिविल सर्वेंट्स क्वालिफाई करके उसमें सर्विस कर रहे थे और बाद में रिटायर्ड हो गए, और यही एलन ऑक्टेवियन जो ह्यूम थे इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग समझते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जिन्हें फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ कई सारा और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का। लेकिन अगर हम बात करेंगे मॉडरेट फेज का, 1885 में तो कांग्रेस का स्थापना हो चुका था, लेकिन इसी कांग्रेस में एक मॉडरेट फेज था जिसको हम लोग नरम दल कहते थे, और 1906 के बाद से एक और फेज आया जिसका मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट फेज है जिसको हम लोग गरम दल कहते हैं। क्योंकि शुरू में क्या हुआ कि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो वहां पर मॉडरेट्स के जो लीडर थे, जैसे एज फॉर एग्जांपल दादा भाई नौरोजी जी, उसके बाद आप देख सकते हैं एस एन बैनर्जी जी, बद्रुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, तो ये सारे डोमिनेट कर रहे थे इस पार्टिकुलर कांग्रेस के पार्टीज को। और फिर बाद में जाकर के इस पार्टिकुलर पार्टी में ये कह सकते हैं या इस ग्रुप में कह सकते हैं जो एलाइट पर्सन जो रहते हैं या वेल एजुकेटेड पर्सन, लॉयर्स, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे। और कहीं ना कहीं इसमें जो इलिटरेट पर्सन है या कॉमन पर्सन है उनको जो है इसमें मतलब के जोड़ा नहीं जा सका। ओवरऑल ये समझिए पॉइंट्स को। तो 1885 से लेकर के 1905 का जो इंपॉर्टेंट फेज है वो मॉडरेट का फेज है। लेकिन सवाल यह है कि इस मॉडरेट के फेज से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हमारा इस नेशनल मूवमेंट में जो मॉडरेट का फेज है और कई सारे जो हमारे साथ लीडर्स जुड़े हुए हैं, इन्हीं चीजों को हम लोग आज इस पार्टिकुलर वीडियोस में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो लेक्चर है कुछ इस तरह से चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ब्रीफ में कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में डिस्कशन होगा। देन इसके बाद मॉडरेट फेज के बारे में डिस्कशन किया जाएगा 1885 से 1905, जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, एस एन बैनर्जी जी, बद्रुद्दीन तैयब जी, देन इसके बाद एम.जी. राणा डे, ऐसे कई सारा इंपॉर्टेंट नाम जो आपका मॉडरेट फेज यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट से है और वो उस वक्त डोमिनेट कर रहे थे। और कहा जा रहा था कि ये लोग अंग्रेजों के पॉलिसी से मतलब कि खुश थे, लॉयल्स थे, और ये सोच रहे थे कि अंग्रेज इन लोगों को जो है जस्टिस दे देंगे। तो इसीलिए ज्यादा इन लोगों का कुछ ऐसा नहीं था कि हम लोगों को आजादी चाहिए अंग्रेजों से, बस इन लोगों का मोटा मोटा तौर पर ये चाहिए था कि बस कुछ जो पॉलिसीज आया है उसको रिफॉर्म्स कर दिया जाए, हमारे बेहतर के लिए थोड़ा बहुत काम कर दिया जाए, बस यही चंद मतलब के बातें मतलब कि अंग्रेजों से जो है मॉडरेट्स वाले मनवा रहे थे। लेकिन कभी भी ये डिस्कस नहीं हुआ कि हमको कंप्लीट जो है इंडिपेंडेंट चाहिए। ये पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है। सो इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से मॉडरेट फेजेस में कई सारा पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर जो पॉइंट है कि प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स, यानी कि मॉडरेट लीडर्स में जो प्रोमिनेंट पर्संस थे जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन सारे लोगों के बारे में, पर्सनैलिटीज के बारे में जहां तक हो सकेगा
कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। इसके बाद जो मॉडरेट्स था कांग्रेस का पार्ट, उसका क्या वो एम्स एंड डिमांड्स था अंग्रेजों से, मतलब कि क्या वो इंपॉर्टेंट डिमांड्स था, अंग्रेजों से क्या क्या डिमांड्स वो लोग किए। आखिर मॉडरेट फेजेस में जितने एलाइट पर्सन्स थे अंग्रेजों को लॉयल्स क्यों मान रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं और हम भी पढ़े लिखे हैं तो ये हमारे लिए अच्छा सा जस्टिस करेंगे। लेकिन बाद में जाकर के क्या हुआ कि एक एक्सट्रीमिस्ट का फेजेस आया और वो लोग थोड़ा उत्तेजित थे। उनका हमेशा यही था कि हमको किसी भी तरह से जो है आजादी चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट से ये पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, आप समझिएगा इस बातों को। इसके बाद अंग्रेजों से मॉडरेट्स के लीडर अगर कुछ भी अगर मनाना चाह रहे थे तो उनका मेथड्स क्या था या प्रोसेस क्या था कोई भी काम को पूरा करवाने का या कोई भी काम को मनाने का, ये भी समझेंगे इस लेक्चर्स में। उसके बाद फिर कहां तक मॉडरेट फेजेस में लीडर जो है ये सक्सेस हो पाए ब्रिटिश के खिलाफ और क्या क्या उनके साथ लिमिटेशंस था। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का कुछ ब्रीफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और आपको एक और इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये हमारे भारत देश में अराइव हुए थे 1849 में, ये भी पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है। और फिर देन फाइनली क्या हुआ, इन्होंने बंगाल सिविल सर्विस को ज्वाइन किया और इसके बाद ये ब्रिटिश के पॉलिसीज से नाखुश थे और कहीं ना कहीं लॉर्ड लिटन नाम का जो शख्स था उसके पॉलिसीज को भी कई बार क्रिटिसाइज्ड भी कर चुके हैं। ये भी आपको अच्छे से पॉइंट समझना है। सो कहीं ना कहीं 1885 का जो कांग्रेस का स्थापना और कहीं ना कहीं दिन बाद में जब ये लंदन चले गए एओ ह्यूम जी, तो वहां से भी कांग्रेस को काफी बार सपोर्ट किए। ये आपको अच्छे से पॉइंट रिमेंबर रखना है। फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट, ये भी आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। सेकंड पॉइंट कि अदर फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूड दादा भाई नौरोजी, जिनका जन्म 4 सितंबर 1825 में हुआ, और दिनछाओ वाचा जी, ये भी आपको पॉइंट अच्छे से पॉइंट को रिमेंबर रखना है। दादा भाई नौरोजी दैट मीन्स के ये एक लॉयर थे, इलाइट क्लास के थे और एजुकेटेड थे वेल। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कांग्रेस का जो पहला सेशन है वो कहां पे हुआ, तो द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन बॉम्बे। बॉम्बे में पहला सेशन कांग्रेस का होता है। किसके प्रेसिडेंटशिप में, तो वोमेश चंद्र बैनर्जी। ये पॉइंट आपको समझना है वोमेश चंद्र बैनर्जी के रिगार्डिंग, कि पहला जो आपका हुआ वो वोमेश चंद्र बैनर्जी के रिगार्डिंग आपको समझना है। फर्स्ट प्रेसिडेंट बॉम्बे। अच्छा, वोमेश चंद्र बैनर्जी 1885 में पहली बार प्रेसिडेंट बने बॉम्बे से इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उसके बाद आपका 1892 में दूसरी बार बने इलाहाबाद सेशन का। ये भी आपको दोनों पॉइंट समझ के चलना है। देन इसके बाद जो फर्स्ट सेशन हुआ था तो उसमें टोटल जो डेलीगेट्स अटेंड किए थे, तो टोटल डेलीगेट्स अटेंड जो किए थे वो आपका 72 डेलीगेट्स अटेंड किए थे फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। अच्छा, उस वक्त के जो वाइसरॉय थे एट द टाइम ऑफ लॉर्ड डफरिन, आप जैसा कि पिक्स पे देख सकते हैं लॉर्ड डफरिन का जो फोटो है, उस वक्त ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डफरिन। अच्छा, लॉर्ड डफरिन के पीरियड में कुछ 2-4 पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे इसके बाद। Next one, the Congress was formed with the intention of discussing problems faced by the people. कांग्रेस के फॉर्मेशंस का जस्ट मेनली यही मकसद था कि जो भी सोसाइटीज में इशू है या लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है वो ब्रिटिश के साथ डिस्कस किया जाए और उसको सॉल्व किया जाए। और कहीं ना कहीं जो मॉडरेट्स के लीडर थे तो उनके मन में कभी ये नहीं था कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए या कुछ और भी चाहिए। हमको यही था कि जो भी काम करवाना है बस अंग्रेजों से करवा लिया जाए और लोगों को सपोर्ट किया जाए, लोगों को डिमोटिवेट नहीं किया जाए, और साथ साथ लोगों को जो है जो उनका राइट है वो उसको मिल जाए। यहीं तक था इन लोगों का प्रोसेस। ठीक है, ये आपको पॉइंट समझ के रखना है, रिमेंबर। जैसे कि बहुत सारा प्रॉब्लम था कास्ट, क्रीड, रिलीजन और लैंग्वेजेस को लेकर के। इट वाज बेसिकली अ मूवमेंट ऑफ द अपर एंड मिडिल क्लास। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। यानी कि कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो मॉडरेट लीडर्स में जितने भी लीडर मैक्सिमम जो भी थे वो सब अपर क्लास के और मिडिल क्लास के थे और एलाइट क्लास के थे, जो वेल एजुकेटेड थे। कॉमन पीपल इसमें बहुत कम शामिल हुए थे उस वक्त। ठीक है, इसके साथ साथ आपका नेक्स्ट वन, द सेकंड सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता इन 1886 फॉलोड बाय द थर्ड इन मद्रास 1887। सो इस तरह से क्या हुआ कि कांग्रेस का जो सेशन है उसका प्रोसेसिंग जो है शुरुआत हो गया।
1885 से लेकर के 1947 तक कांग्रेस का सेशन चला और उसके बाद भी आज भी चलता है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 1885 से 1947 हमारे इसी सीरीज पे एक इंपॉर्टेंट सेपरेट सेशन आएगा कांग्रेस के सेशंस के रिगार्डिंग, जिसमें कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो आप उस वीडियोस को भी देखिएगा, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल ये था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और भी कई सारा जो नाम जो डिस्कस किया गया। नेक्स्ट वन थोड़ा सा हम देखते हैं एओ ह्यूम। जैसे मैंने पहले ही बताया, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट। लॉर्ड डफरिन के बारे में बात करेंगे तो पहला पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि इनके पीरियड में बर्मीज वार, यानी कि तीसरा बर्मीज वार, ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है, जो 85 से 86 के बीच में हुआ। और दूसरा पॉइंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब स्थापना हो रहा था तो लॉर्ड डफरिन जी उस वक्त क्या थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। और अगर हम बात करेंगे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी का, तो इनके रिगार्डिंग 2-4 पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि डब्ल्यू.सी. बैनर्जी कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बने बॉम्बे सेशन 1885 में। नेक्स्ट वन आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है कि 1892 में इलाहाबाद का सेशन। और थर्ड पॉइंट आपको इसमें रिमेंबर रखना है कि इनका जो डेथ हुआ था 1906 में, ये पास्ड अवे हो गए और उस वक्त इनका जो एज था वो मात्र 61 ईयर था। सो कहीं ना कहीं डब्ल्यू.सी. बैनर्जी है 1906 में जब डेथ किए, तो आपको मालूम होगा कि 1906 में हमारे देश में एक इंपॉर्टेंट पार्टी बना जिसका नाम था मुस्लिम लीग बाय नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मॉडरेट फेजेस का, द मॉडरेट फेज ऑफ द कांग्रेस या नेशनल मूवमेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स। देखिए उस वक्त क्या था कि कांग्रेस पे जो डोमिनेशन था वो मॉडरेट लीडर्स का था, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, कई बार हम बता दिए, दादा भाई नौरोजी, आपका बद्रुद्दीन तैयब जी हो गए, देन इसके बाद आपका राणा डे। तो ऐसा कई सारा इंपॉर्टेंट नाम है जो मॉडरेट फेजेस में थे और इनका डोमिनेशन उस वक्त कांग्रेस में था, जो आपको इस पॉइंट को समझना है। दे वेयर पीपल हु बिलीव्ड इन ब्रिटिश जस्टिस एंड वेयर लॉयल टू देम। अच्छा, ऐसे लोग क्या थे मालूम है कि ब्रिटिश का जो जस्टिस है उस पे बिलीव करते थे और उन पे काफी ज्यादा लॉयल थे कि ब्रिटिश हम लोगों के लिए सब चीज कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा सॉल्यूशन कर देगा, उस पर हमको कंप्लीटली भरोसा है। मतलब इस तब का इन लोगों का आइडियोलॉजीज था, इनका सोच था। कहीं भी यही नहीं था कि हमको जो है अपना देश को आजाद करवाना है या नेशनल मूवमेंट्स के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है ताकि के देश हमारा अंग्रेजों से आजाद हो जाए। मतलब इसका कोई मतलब के अता पता भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे क्या हुआ कि प्रोसेस बढ़ता चला गया, लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होता चला गया। आपको याद होगा कि 1901 में एक कैलकाटा सेशन हुआ था और उसमें महात्मा गांधी जी पहली बार जो है कांग्रेस की मीटिंग्स को अटेंड किए थे। और उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी से उनका एक बार मुलाकात हुआ और बाद में जाकर के गोपाल कृष्ण गोखले जी पॉलिटिकल गुरु भी बने महात्मा गांधी जी का। और देन फाइनली जब ये प्रोसेस चलता गया तो एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल का, और उससे पहले एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था। तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाने वाले क्यों कौन थे, तो आपके मॉडरेट्स थे। लेकिन जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हो गया, उसके बाद से एक फेज शुरू होता है जिसका नाम है एक्सट्रीमिस्ट फेज। अब उस एक्सट्रीमिस्ट फेज में जो इंपॉर्टेंट नाम है जैसे बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, ऐसे कई सारा और भी नाम है एक्सट्रीमिस्ट फेज का। सो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दिया और कंप्लीट मान के चलिए कि 1906 से 16 तक एक एक्सट्रीमिस्ट फेज में कई सारा जो है मतलब कि हमारा समझ लीजिए कि नेशनल मूवमेंट का पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो गया। और फिर एंट्री होता है गांधी जी का 1917 से, और 17 के बाद जो गांधीयन मूवमेंट है जिसमें आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देन इसके बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट और कहीं ना कहीं आपका खिलाफत मूवमेंट, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। चंपारण अहमदाबाद तो खैर है ही है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम कैसे भूल सकते हैं। सो ओवरऑल आपको ये समझना है कि मॉडरेट का जो इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम था ब्रिटिश के जस्टिस पे और उन पे लॉयल्स थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन। अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स के बारे में, तो सबसे पहला नाम आपको सामने स्क्रीन पर है, दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि ये पहले एशियन और इंडियन है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमपी चुने गए, और उस पार्लियामेंट का नाम क्या है, हाउस ऑफ कॉमन। ये आपको पॉइंट अच्छे से रिमेंबर रखना है दादा भाई नौरोजी के रिगार्डिंग। इसके बाद इन्होंने
एक इंपॉर्टेंट एसोसिएशन या सोसाइटी जो है बनाया, जिनका नाम था लंदन इंडियन सोसाइटी। इन्होंने फाउंडेशन दिया इसका। और ये जो लंदन इंडियन सोसाइटी है ये कब बना? तो 1865 में। देखिए जो चीज मैं लिखा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लंदन इंडियन सोसाइटी है ये इन्होंने WC बैनर्जी यानी कि वोमेश चंद्र बैनर्जी के साथ मिलकर के बनाया। ये भी पॉइंट आपको समझना है। WC बैनर्जी के साथ इन्होंने मिलकर के बनाया। उसके साथ साथ एक और पॉइंट आप इनसे रिमेंबर रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी इन्होंने फॉर्म किया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। देन इसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो थ्योरी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो थ्योरी है जो फर्स्ट टाइम इन्होंने ही दिया। और उसके बाद आपका 1905 के बाद 1906 में स्वराज मतलब सेल्फ रूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया। तो ऐसा कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इनसे रिलेटेड है, जो आपको अच्छे से अच्छा मतलब के समझना है। और फिर बाद में अगर हम बात करेंगे कंप्लीटली तो आपका सार्वजनिक सभा जर्नल वो भी इनसे मतलब के रिलेशन में, वो भी इनसे रिलेटेड है दादा भाई नौरोजी से, ठीक है। और WC बैनर्जी के बारे में मैंने 2-4 बात आपको बता ही दिया। वोमेश चंद्र बैनर्जी के रिगार्डिंग मैंने 2-4 बात आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे 1885 में और 1892 में इलाहाबाद से थे, तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी की तरफ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। गोपाल कृष्ण गोखले जी, देखिए अगर हम बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में जो प्रोमिनेंट लीडर थे मॉडरेट फेजेस में, तो सबसे पहला पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से भी कनेक्शन था इनका 1909 का, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि INC में क्या इनका इंपॉर्टेंट रोल था गोपाल कृष्ण गोखले जी का, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं जो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सवाल आ जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले जी इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किए, तो आपका आंसर हो जाएगा 1889 में। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। सेकंड नंबर पॉइंट आप इनके रिगार्डिंग लिख सकते हैं कि 1905 में जब कांग्रेस का बनारस का सेशन हो रहा था, तो वहां पर ये प्रेसिडेंट बने। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ जाना है 1905 का। और अगर हम बात करेंगे कि इनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट सोसाइटी या वर्क्स का, तो सबसे पहला नाम आप लिख लीजिएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखना है, 1905 का था। तो ऐसा कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गोपाल कृष्ण गोखले जी की रिगार्डिंग। जैसे पॉलिटिकल गुरु भी हैं हमारे महात्मा गांधी जी के, और महात्मा गांधी जी ने अपने पॉलिटिकल गुरु के लिए एक बहुत बेहतरीन किताब भी लिखा धम्मा के नाम से। सो ओवरऑल ये समझना है आपको। और कहीं ना कहीं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का भी बहुत बड़ा रोल है जो मॉडरेट फेज की बात करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि इस पार्टिकुलर मॉडरेट फेजेस में क्या वो इंपॉर्टेंट जो है एम्स और डिमांड था, मतलब कि मॉडरेट्स के लीडर का अंग्रेजों से, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे कि जो भी पीपल उस वक्त रह रहे हैं वो अवेयर हो जाए अपने राइट्स से, या पॉइंट देख सकते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट वन पॉइंट कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंडियन काउंसिल इन लंदन। ये दूसरा पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, यानी कि भारत के लोगों का रिप्रेजेंटेशन बन जाए, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना हुआ था मतलब लंदन में, वहां पर भारत के लोगों को मेंबरशिप मिल जाए। ये दूसरा इनका डिमांड था। अगर हम बात करेंगे तीसरी डिमांड का, तो रिफॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का रिफॉर्म हो जाए। थर्ड वन आपका सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, यानी कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट करने का ये इनका नेक्स्ट डिमांड था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि इनका एक और डिमांड था कि डिक्रीज किया जाए लैंड रेवेन्यू टैक्सेस को और एंड किया जाए पेजेंट ऑपरेशन को, मतलब जो किसानों के साथ अत्याचार है वो खत्म किया जाए, और जो लैंड रेवेन्यू जो टैक्स है उसको भी थोड़ा सा कम किया जाए, डिक्रीज किया जाए। आफ्टर 1892 क्या हुआ कि एक स्लोगन रेज्ड हुआ, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी क्वेश्चन आपका फॉर्म्ड हो सकता है। इसके बाद इनका डिमांड था कि रिड्यूस किया जाए स्पेंडिंग ऑन आर्मी, यानी डिफेंस में जो पैसा इतना खर्च होता है उसको भी रिड्यूस किया जाए, ये भी इनका एक डिमांड था।
इसके बाद सॉल्ट टैक्स और ड्यूटी ऑन शुगर, इसको एबोलिशन करने का भी डिमांड था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन जो लंदन में हो रहा था, तो उस एग्जाम को भारत में कराया जाए, तो ये भी इनका मतलब कि एक इंपॉर्टेंट डिमांड था। और इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन में इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बने, तो ये भी इनका काफी एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव था। नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी बोलने का आजादी, हर एक चीज का जो आजादी होता है ये भी दिया जाए। और अगर हम बात करेंगे इसको, तो आर्टिकल 19 प्रेजेंट के पॉलिटी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उससे आप जोड़ सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी आसानी से हम अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सके, सोसाइटी बना सके, एनजीओ बना सके, इसमें कोई किसी का जो है मतलब कि दखल ना हो, आराम से बन जाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो ये इनका सारा क्या था, एक एम था और इनका एक डिमांड था कि इनका मॉडरेट्स का जो इनके रिगार्डिंग जितने सारे लीडर्स थे, इनका जो थॉट प्रोसेस था ओवरऑल। नेक्स्ट वन आपका डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद एंड ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, यानी इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो अर्थव्यवस्था बिगाड़ा जा रहा है और यहां से कई सारा जो मतलब के सामान जो यहां से मतलब कि चला गया, खजानों को जैसे लूटा गया, तो उसको थोड़ा सा बंद किया जाए, उसको एंड किया जाए, ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट डिमांड था। आर्म्स एक्ट जो 1878 का था, उसको रिपील किया जाए, उसको खात्मा किया जाए, ये भी एक इन डिमांड था। और लास्ट वन आपका इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मॉडरेट्स का जो विचार था या आइडियोलॉजीज था, ये हम नहीं कह सकते हैं कि नेशनल मूवमेंट में उनका रोल नहीं है, लेकिन बिल्कुल पीस, कूल, काम तरीके से ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों से अपना काम करवा लेना, बिल्कुल तरीके से अपना बात मनवा लेना। और उनका आपको पता है कि 3 पी जो है काफी फेमस है, पिटीशन, प्रे और परसुएशन। तो ये चाहते थे कि हम अंग्रेजों से अच्छे से बात करें, अच्छे से काम करवा लें, लड़ाई झगड़ा ना हो। और लेकिन आपको तो पता है कि अंग्रेज तो मानने वाला नहीं है, लेकिन अंग्रेज भी कभी कभी सोचता था कि इस पार्टिकुलर ग्रुप में मैक्सिमम लोग एलाइट पर्सन है, एजुकेटेड है, लॉयर है, तो चलो इन लोगों का थोड़ा थोड़ा कभी कभी बात भी मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे तो आपको पता है कि इसी पार्टिकुलर ग्रुप में एक और ग्रुप उभर के आता है जिसका नाम एक्सट्रीमिस्ट होता है। ठीक है, सो ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट एम्स एंड डिमांड था जिसको आपको समझना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई डिमांड मॉडरेट्स का ब्रिटिश वाले अगर पूरा नहीं करते हैं, तो क्या वो इंपॉर्टेंट मेथड्स था जिसके थ्रू वो ब्रिटिश को मनवाते थे कि नहीं, मेरा जो बात है, मेरा जो काम है, कर दीजिए, हमारे पीपल्स के लिए जो रह रहे हैं, उनके राइट के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी फैसिलिटी के लिए, यानी ईच एंड एवरीथिंग, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या वो इंपॉर्टेंट मेथड था, कैसे अपनी बातों को मनवाते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे बिलीव्ड इन पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, बिकॉज आपको पहले ही मैंने बताया कि अंडर मॉडरेट फेजेस लोग क्या थे कि ब्रिटिश के पॉलिसी से लॉयल थे, जस्टिस से लॉयल थे, दैट्स व्हाई ये पीसफुल थे। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से जो भी डिमांड करना या फुलफिल्स हो जाना, ये सारा मतलब कि इनका काम था। अच्छा, नेक्स्ट वन पॉइंट, पिटीशंस करना, मीटिंग करना, असेंबली निकालना, लोगों के साथ मिलना, बात करना, विचार करना, राइट्स के बारे में समझाना, ये सारा इनका प्रोसेस था। और जब कभी भी कोई डिमांड होता था तो पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, विजिटिंग कार्ड बनाना, मतलब ये कंप्लीट प्रोसेस क्या था कि एक तरीके वाला था कि हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना भैया, हमको अपना काम से मतलब है, बस काम मेरा हो जाए, बाकी आजादी मिले या ना मिले उससे कोई मैटर नहीं है, बट राइट नाउ जो सिचुएशन है बस उसको सॉल्व कर दिया जाए, बस इतना ही था। लेकिन एक बदमाश जो एक्सट्रीमिस्ट है उसको तो नेशनल मूवमेंट में आजादी ही चाहिए, तो वो भी सेशन चलेगा, काफी बेहतरीन होगा। तो पैम्पलेट देख सकते हैं, मेमोरेंडा देख सकते हैं, डेलीगेशन, ये सारा इनका डिमांड्स था। और कहीं ना कहीं जो 3 पी है, प्रेयर्स, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, प्रोटेस्ट भी होता था, तो ये प्रोटेस्ट जो है कभी भी आगजनी प्रोटेस्ट नहीं होता था, मारपीट वाला प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, ये भी आपको पॉइंट अच्छे से समझना है। जैसे आपको पता ही होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारे देश में जब लॉन्च हुआ और उस वक्त गांधी जी जब इसको लीड कर रहे थे, तो 1922 में एक चौरी चौरा का इंसिडेंट हो गया जो गांधी जी को पसंद नहीं आया। कहने का मतलब ये है, सो ओवरऑल हैड कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो मॉडरेट से कनेक्ट करता है कि मॉडरेट्स के जितने भी लीडर थे उनको ब्रिटिश का जस्टिस सिस्टम से कंप्लीट फेथ था।
इसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट, एजुकेटेड क्लास ओनली। इस पार्टिकुलर लीडरशिप में एजुकेटेड क्लास ही थे पूरा, इसीलिए इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि हम लड़ाई झगड़ा जो भी करके अपना काम को करवाएं। और देन फाइनली क्या था कि दे एम्ड ओनली एट गेटिंग पॉलिटिकल राइट्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश डोमिनियन। यानी भारत में ब्रिटिश का ही शासन रहे, डोमिनियन रहे, कब्जा रहे, लेकिन इनका एक ही मकसद था कि हमको पॉलिटिकल राइट्स मिल जाए, और साथ साथ पॉलिटिकल राइट दैट मींस क्या है कि बोलने का आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, जो आपको मैंने पहले ही बताया, और साथ साथ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि जो चल रहा है वो चलता रहे, बस मेरा जो बात है वो पूरा होता रहे, बस इतना ही तक इन लोगों का जो भी एम था। तो ये तो हो गया इनका मेथड जो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए इस मेथड को या अपना एक इंपॉर्टेंट एम को सामने रखते हुए कहां तक मॉडरेट्स के लीडर लोग सक्सेस हो पाए, चलिए वो भी पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं कि कितना ये लोग सक्सेस हुए ब्रिटिश के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करेंगे मॉडरेट के फेजेस का, तो सबसे पहला जो अचीवमेंट है उन लोगों का, फर्स्ट अचीवमेंट, वो आप देख सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 में आया था। अच्छा 1892 का जो काउंसिल एक्ट आया था, तो यहां से गांधीयन लाइफ को भी आप जोड़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट बनेगा यहां से। उस वक्त गांधी जी जो है भारत में काम के लिए भटक रहे थे, बिकॉज वो लंदन से पढ़ाई करके आ चुके थे, और फाइनली दादा अब्दुल्ला का कॉल आता है और फिर यहां से गांधी जी डरबन के लिए निकल जाते हैं, बिकॉज उनको प्रिटोरिया जो भी जाना रहता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहां से आप उसको कनेक्ट जरूर कीजिएगा, काफी मजा आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट वन, दिस एक्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा ये जैसे ही एक्ट आया, आपको पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे उनका साइज को जो है इंक्रीज कर दिया गया। इसके साथ साथ प्रोपोर्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल्स इन देम, इनका भी साइज को इंक्रीज किया गया। नेक्स्ट वन पॉइंट, दे वेर एबल टू सा द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल। मतलब लोगों के बीच में नेशनलिज्म का जो भाव है वो यहां से देखने को मिला, ये भी काफी बिग एक सक्सेस माना जा सकता है। उसके साथ साथ आपका पॉपुलराइज्ड आइडियल्स लाइक डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। इन ये तीन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आप देख रहे हैं, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी का जो टर्म आप देख रहे हैं, इसको पॉपुलराइज्ड भी जो है इसी मॉडरेट फेजेस में जो है काफी मतलब के सक्सेस मिला यहां से भी। इसके बाद ड्रेनिंग इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, इसको एक्सपोज किया गया, इसको बताया गया कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमारे ऊपर थोप रहे हैं आप, ये गलत है आपके लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सक्सेस है। और लास्ट वन अगर हम बात करेंगे मॉडरेट फेजेस में कंप्लीट एक, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। इसके साथ साथ एम.जी. राणा डे वेयर सोशल रिफॉर्मर टू एंड अपोज्ड चाइल्ड मैरिजेस एंड इम्पोज्ड विडोहुड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेस एंड अचीवमेंट्स था। अब इसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट वो लिमिटेशंस था मॉडरेट फेजेस में, वो उस पार्टिकुलर जो लीडरशिप थे, जो लीड कर रहे थे उन लोगों के लिए। देखिए फर्स्ट ऑन कि दिस फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट एक्सक्लूडेड द मासेस। इन्हें लिमिटेशंस क्या था कि इसमें नॉर्मली क्या था कि एलाइट पर्सन, एजुकेटेड पर्सन ही थे, और जो मासेस होता है कॉमन पीपल का, जो पीजेंट्स है या और भी लोग जो इलिटरेट हैं, जो कर सकते हैं देश की आजादी के लिए बहुत कुछ, तो वो इससे क्या थे, बिल्कुल एक्सक्लूड थे। ये पॉइंट आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट वन, दे डिड नॉट डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने कभी भी डिमांड नहीं किया कि फॉरेन रूल से जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इन्हें आजादी मिल जाए। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ए मास मूवमेंट। जैसे आपको पता है कि गांधी जी ने इस पार्टिकुलर मास मूवमेंट को जिस तरह से समझा है, उस तरह से ये लोग कभी भी नहीं समझे। और लास्ट वन आपका कि मोस्ट ऑफ देयर आइडिया फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग। वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थिंकिंग है, काफी कई सारे जो लीडर है मॉडरेट्स में, वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के काफी मतलब के फॉलोवर थे। एडनबर्ग जिनमें एक बहुत बड़ा नाम है, स्टेट्समैन है और काफी बेहतरीन नाम है उनका। सो ओवरऑल ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस था मॉडरेट के साथ। इसके बाद चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और सेशन के आखिरी पड़ाव में जस्ट हम लोग कुछ देर का और देखते हैं इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर आउटपुट का, मॉडरेट के फेजेस का 1885 से 1905 में, कि मॉडरेट्स के जो लीडर्स थे उनका क्या इंपॉर्टेंट जो है सक्सेस हुआ, लिमिटेशन कहां तक था, डिमांड और एम्स क्या था उनका, और क्या उनका मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। बट कहीं ना कहीं अगर हम लोग उसका एमसीक्यू नहीं करेंगे तो ये सेशन अधूरा रह जाएगा। तो कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यूं ही दिख रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले
अब पहले ही मैंने बता दिया कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के कौन थे, तो पॉलिटिकल गुरु थे। वाज एसोसिएटेड विद द मॉडरेट ग्रुप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ज्वाइंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8089, 8086, 8093, 1894। गोपाल कृष्ण गोखले जी आईएनसी कब ज्वाइन किए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज 1889, 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अंडर लॉर्ड मायो लीडरशिप हु वाज एडवांस्ड टू होल्ड द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इन 1871। यानी कि लॉर्ड मायो के लीडरशिप में इसमें कौन से वो इंपॉर्टेंट लीडर हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स 1871 में सेक्रेटरी, इस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बने थे। तो यहां पर आपका क्लियर आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इनके रिगार्डिंग कई सारा पॉइंट्स को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट, 1849 में ये भारत आए और यहां से फिर बंगाल सिविल सर्विस को ज्वाइन किया और अंग्रेजों के पॉलिसीज से काफी बार क्रिटिसाइज किए हैं और लॉर्ड लिटन की पॉलिसीज को भी काफी बार क्रिटिसाइज किए, जो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया। देन एस्टैब्लिशमेंट के बाद ये लंदन चले जाते हैं और फिर वहां से कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और फिर फाइनली फिर इनका देहांत हो जाता है। तो ओवरऑल ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है। WC बैनर्जी आपको ऑलरेडी मैंने बताया, विलियम वेडनबर्न। जब आपका आईएनसी का सेशन चलेगा तो वहां पर इनका नाम दिख जाएगा और बाकी जॉर्ज रुडोल्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर डी आपका सोनिया गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड सरोजिनी नायडू। और इनके रिगार्डिंग चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं। 1925 में सरोजिनी नायडू जो है सबसे पहले जो है ये आपकी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। और ये जो सेशन था कांग्रेस का, आपको लिख लेना है, कानपुर का सेशन था जहां पर सरोजिनी नायडू पहली बार प्रेसिडेंट बनी। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का सरोजिनी नायडू से रिगार्डिंग के इनका जो डेथ है आपका 1949 में हुआ था। ये 2 पॉइंट आपको इनमें से मतलब कि रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टू विच इंडियन गोज द क्रेडिट ऑफ इनिशिएटिंग द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कि थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो आंख मूंद का इसका आंसर मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के रिगार्डिंग मैंने कई सारे इंफॉर्मेशंस को डिस्कस किया। आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विथ रिगार्ड टू द मॉडरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यानी कि मॉडरेट्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो ट्रू है। देखिए ये की पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट, देयर सोशल बेस वाज जमींदार एंड अपर मिडिल क्लास इन टाउन। जमींदार और अपर मिडिल क्लास इनका सोशल बेस था। They demanded constitutional reform and share for Indians in services. और थर्ड नंबर पॉइंट, they believed that political connection with Britain would perpetuate British exploitation of India. देखिए मुझे मोटे मोटे तौर पर पहला वाला और सेकंड वाला तो समझ में आ रहा है कि इन लोगों का जो मेन बेस था सोसाइटी में वो जमींदार और अपर मिडिल क्लास था। मासेस पे ये लोग उतना फोकस नहीं कर रहे थे। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं जो है 1 नंबर ऑप्शन तो करेक्ट बन रहा है अभी। They demanded constitutional reform and share for Indians in services. आपको पता है कि इन्होंने डिमांड भी किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और आईसीएस एग्जामिनेशन में कि वहां पर इनका पार्टिसिपेशन थोड़ा बढ़ पाए। तो कहीं ना कहीं सेकंड ऑप्शन भी थोड़ा सा दिख रहा है, 1 और 2। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे लास्ट 1 पॉइंट कि they believed that political connection with Britain would perpetuate British exploitation of India. तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल कनेक्शन है, ये कनेक्शन बनाने से क्या होगा कि ब्रिटिश का जो एक्सप्लॉयटेशन होगा भारत में, तो कहीं ना कहीं ये रॉन्ग बन सकता है। तो इस हिसाब से 1 और 2 दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो आज के इस कंप्लीट सीरीज में मैंने आपके साथ मॉडरेट के फेजेस को, जो 1885 से 1905 का फेजेस था, इनके डिमांड्स के बारे में, इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में, इनके मेथड्स के बारे में, इनके सक्सेस एंड अचीवमेंट और इनका लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस किया। और कहीं ना कहीं जो टॉप लेवल पे जो एमसीक्यू सीरीज था जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, तो वो भी डिस्कस किया गया। सो ओवरऑल आज के हमारे इस सेशन में मॉडरेट फेजेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट था, जो काफी डोमिनेट कर रहा था, तो उनका मेथड, अंग्रेजों से कैसे अपना काम करवा रहे थे, उनका प्रोटेस्ट का मेथड,
क्या क्या उनको अचीवमेंट मिला इस पार्टिकुलर पीरियड में 1885 से 1905 तक, उनका लिमिटेशंस क्या था, उनका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या था मेनली, ये सारी चीजों को मैंने डिस्कस करके आपके सामने प्रेजेंट किया और दिन साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपके सामने डिस्कस किया। सो कहीं ना कहीं ये जो सेशन है आपके लिए कहीं ना कहीं एक सेशन इंपॉर्टेंट बन सकता है, जस्ट बिकॉज ये जो मॉडरेट फेज आप देख सकते हैं या नेशनल मूवमेंट आप कह सकते हैं 1885 का, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सो यूं ही हमारे साथ आप बने हुए रहें। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो जल्दी आएगा, तो हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और काइंडली अपडेट रहें। और अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर आप प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू सो मच हमारे सीरीज में बने हुए रहने के लिए।